स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कार्नोट इंजन। सादी कार्नोट ने 1840 में एक आइडियल इंजन का जो था वो हमें ख्याल दिया, एक प्रपोज किया एक आइडियल इंजन। एक्चुअली एक इसने इसने एक ऐसा रिवर्सिबल साइकिल जो था जिसको हम कार्नोट साइकिल कहते हैं, वो प्रपोज किया जिसकी बेस पर जो है वो आइडियल इंजन बन सकता है। और उसने कहा कि अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करें तो हम जो है वो एक ऐसा इंजन बना सकते हैं जो कि हमें मैक्सिमम वर्क जो है मैकेनिकल वर्क दे सकता है, और जो इनपुट होगी हमारे पास वो इनपुट हीट एनर्जी की फॉर्म में होगी। यानी कि अगर हम कहें कि एक आइडियल इंजन जो है वो किस तरह का इंजन होगा, तो स्टूडेंट्स एक आइडियल इंजन एक ऐसा इंजन है जो कि हमें जो है वो सारी की सारी इनपुट जो है वो वर्क में कन्वर्ट करके दे, मैकेनिकल वर्क में, और किसी किस्म का भी लॉस ना हो या हमें किसी किस्म की भी हीट जो है वो इन्वायरमेंट में कोल्ड रेजरवायर को रिजेक्ट ना करनी पड़े। तो फिर इसी किस्म का आइडिया था कार्नोट का, सादी कार्नोट का, और उसने इसको एक साइकिल की फॉर्म में, एक रिवर्सिबल साइकिल की फॉर्म में जो था वो उसने डिफाइन किया इसको, कि अगर कोई भी इंजन जो है, उसने एक्चुअली कहा कि कोई भी इंजन जो है इस रिवर्सिबल साइकिल को फॉलो कर लेता है तो उसकी एफिशिएंसी या उसका वर्क डन जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो उस रिवर्सिबल साइकिल की हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम। तो वो रिवर्सिबल साइकिल जो है वो 4 स्टेप्स पे बेस करता है, और एक्चुअली इस रिवर्सिबल साइकिल को कार्नोट साइकिल कहते हैं। कार्नोट साइकिल को यहाँ पे सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इंजन की एफिशिएंसी क्या हो सकती है इसी कार्नोट साइकिल को फॉलो करते हुए। कार्नोट साइकिल, अच्छा, इसके जैसे कि हमने बात की थी कि 4 स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप पे ये साइकिल बेस्ड है, और वो 4 स्टेप भी जो है एक्चुअली 2 प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, उनमें एक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब यह है कि उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। और दूसरा प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम को हम कोई हीट ना तो दे सकते हैं ना सिस्टम से कोई हीट ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि तब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज लाजमी आएगा अगर हम उस पर वर्क डन करें या सिस्टम खुद से वर्क डन करे। तो स्टार्ट करते हैं बहरहाल इस साइकिल को डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम जो है वो कहते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो वर्किंग सब्सटेंस है हमारे पास, यानी कि जो सिस्टम है हमारा जिसको हम वर्किंग सब्सटेंस भी कहते हैं, ठीक है, सब्सटेंस, तो ये यहाँ पे गैस है। ठीक है, गैस को एज अ वर्किंग सब्सटेंस सपोज करते हुए हम डिस्कस करेंगे इस साइकिल को। गैस सिस्टम यानी कि हमारा गैस है, तो एक गैस है जिसको हम एक्सपेंड करते हैं आइसोथर्मली। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फर्स्ट स्टेप में, साइकिल के फर्स्ट स्टेप में हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि हीट सिस्टम को हम अलाउ कर रहे हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, और जो हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की है इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक सिलेंडर है, और सिलेंडर जो है में एक मूवेबल पिस्टन भी है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो गैस फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे गैस फील्ड है, और ये मूवेबल पिस्टन जो है इस पे गैस जो है प्रेशर अप्लाई करती है। और क्यों प्रेशर अप्लाई करती है, हमने एक हीट एनर्जी जो है वो एक हॉट रेजरवायर से, एक हॉट रेजरवायर से हमने हीट एनर्जी जो है वो Q1 जो है हमने दी है सिस्टम को, और इस हॉट रेजरवायर का टेम्परेचर जो है वो T1 है, और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू अदर सराउंडिंग। ठीक है, इस हॉट रेजरवायर के टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, और इस हॉट रेजरवायर से सिस्टम ने यानी कि गैस ने जो है वो हीट एनर्जी ली है। और कैसे ली है, एक्चुअली हम ये सपोज करते हैं कि इसकी बाकी वाल जो हैं, बाकी जो साइडें हैं वो जो हैं वो इंसुलेटेड हैं, यानी कि ये वॉल और ये वॉल इंसुलेटर है, और अपवर्ड साइड जो है वो भी इंसुलेटर है। सिर्फ इसका जो बॉटम जो बेस है वो कनेक्टिंग है। तो यहाँ से ये कनेक्टिंग, इस कनेक्टिंग बेस से पे के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं एक हॉट रेजरवायर के साथ, और यहाँ से ये हीट एनर्जी लेता है हमारा वर्किंग सब्सटेंस यानी कि गैस, और गैस हीट एनर्जी लेकर एक्सपेंड करती है, और एक्सपेंशन होती है। तो हम जानते हैं कि स्टूडेंट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम जो है हम यहाँ पे रखें, चलें कांस्टेंट प्रेशर भी अगर हम नहीं सपोज करते हैं, हम कहते हैं कि प्रेशर भी यहाँ पे गैस के लिए चेंज हो रहा है, तो फिर जो है वो हम देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है हमारे पास, ये चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है ये हमें वर्क डन देता है। ठीक है जी, वर्क डन। तो बहरहाल यहाँ पे अगर हम जो है प्रेशर कांस्टेंट सपोज करें तो फिर ये हमारे पास जो है वो ये इस फॉर्म में भी यही फार्मूला लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ फिर भी यहाँ पे हम चेंज इन प्रेशर का जो आइडिया जो है वो भी जो है वो जहन में रखेंगे।
तो बहरहाल हमने देखा कि सिस्टम एक्सपेंड हुआ और जितनी भी हमने एनर्जी दी है, फिर इस प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहते हैं हम स्टूडेंट्स, तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हमें जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है उसको ज़ीरो रखना पड़ेगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज ना आए, तो फिर जो है वो टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट रहेगा, तो तब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। ठीक है, और फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ को देखते हुए हमें फिर जो है जितनी भी हीट एनर्जी है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, और वर्क हमने देख लिया कि किस फॉर्म में हमें मिल रहा है। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, हमने सिस्टम को हीट दी, सिस्टम ने सारी की सारी हीट यूज करते हुए एक्सपेंशन सिस्टम में हुई, और एक्सपेंशन की वजह से उसने वर्क डन किया पिस्टन पे। तो तो इस तरह से उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी नहीं आया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, और एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हुई। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि सिस्टम को आडियाबेटिकली जो है वो एक्सपेंड करते हैं। पहले हमने आइसोथर्मली जो था उसको अलाउ किया कि वो एक्सपेंड करे, अब आडियाबेटिकली एक्सपेंशन करते हैं। आडियाबेटिक आडियाबेटिक एक्सपेंशन एक्सपेंशन तो आडियाबेटिक एक्सपेंशन से क्या मुराद है, यानी कि किस तरह से हम आडियाबेटिक एक्सपेंशन करेंगे। तो हम सिस्टम को कोई हीट नहीं देंगे। अब दोबारा से यहाँ पे हम जो है वो वही अपना जो हमारे पास पिस्टन सिलेंडर सिस्टम था जिसमें गैस फिल्ड थी वो ले लेते हैं। ठीक है, और फिर हमने कहा कि ये जो है वो ये पहले एक्सपेंड हो चुका है, किसी एक जो है वो लेवल तक एक्सपेंशन हो चुकी है गैस मॉलिक्यूल्स की, और वॉल्यूम बढ़ चुका है यहाँ पे। ठीक है, और प्रेशर रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, और वर्क डन हो चुका है, और हमने हॉट रेजरवायर से जो था वो हीट दी थी। लेकिन अब हॉट रेजरवायर से हम सिस्टम को अलग कर देते हैं, हॉट रेजरवायर। ठीक है, इससे हम अलग कर देते हैं जिसका टेम्परेचर T1 है। कैसे अलग करते हैं, हमने देखा था कि सिर्फ बॉटम जो है वो कंडक्टिंग है, बाकी सारी सर्फेस जो है वो सिलेंडर की इंसुलेटर हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो है वो जो बॉटम है इसको भी एक इंसुलेटिंग जो हमारे पास बेस है उसके ऊपर रख देते हैं, यानी कि इसके बॉटम को भी जो कि कंडक्टिंग है इन्वायरमेंट से हम इंसुलेट कर देते हैं एक इंसुलेटिंग शीट के ऊपर रखते हुए। ठीक है, इंसुलेटिंग 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 शीट। ठीक है, तो इस तरह से फिर इस तरफ से भी कोई सिस्टम में कोई भी जो है वो एनर्जी इन नहीं हो पाएगी, इंटर नहीं होगी, ना ही जो है वो एनर्जी लीव आउट हो सकेगी। तो फिर इससे क्या होगा, सिस्टम जो है वो मजीद एक्सपेंड होगा क्योंकि उसके पास अभी एनर्जी है जो कि हमने हीट की फॉर्म में उसे दी हुई है। तो सिस्टम अगर मजीद एक्सपेंड होता है तो फिर अपनी ही इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई एक्सटर्नल हीट जो है हमने प्रोवाइड नहीं की, तो Q 0 है, और सिस्टम फिर अपनी ही इंटरनल एनर्जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो है वो यूज करेगा और एक्सपेंड होगा, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे नेगेटिव साइन हम साथ डालेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी, और वो अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करते हुए वर्क डन करेगा, यानी कि एक्सपेंड होगा। तो ये आडियाबेटिक एक्सपेंशन है। आडियाबेटिक एक्सपेंशन जो है इसमें हम सिस्टम को कोई हीट प्रोवाइड नहीं करते, उसको सराउंडिंग से इंसुलेट कर देते हैं, और इस तरह से ना तो कोई हीट उसमें इंटर हो सकती है ना उससे निकल सकती है, और फिर वो अपनी ही एनर्जी इस्तेमाल करते हुए जो कि इंटरनल एनर्जी है वर्क डन करता है। ठीक है, यानी कि एक्सपेंड होता है जिसकी फॉर्म में जिससे हमारे पास जो है उसमें वर्क डन आता है। अब इससे हमें यह पता चलता है कि उसका टेम्परेचर, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी जो है वो उतना ही होगा, यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर भी एक दफ़ा उतना ही हो गया था जितना कि हॉट रेजरवायर का था, क्योंकि इसने हॉट रेजरवायर से एनर्जी Q1 ली थी। तो अब इसके टेम्परेचर में डिक्रीज आएगा, तो अब इसके टेम्परेचर में डिक्रीज जो है वो हम T2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर अगले स्टेप की तरफ आते हैं। अगले स्टेप में हम जो है वो सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारे पास, आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हैं। आइसोथर्मल कंप्रेशन कंप्रेशन यानी कि हम कंप्रेस करेंगे गैस को। अब गैस को कंप्रेस करेंगे। गैस को जब कंप्रेस करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोबारा से वही सिस्टम बना लेते हैं, और यहाँ पे हमने कहा था कि बॉटम जो है ये कंडक्टिंग है हमारे पास, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, और फिर ये पिस्टन सिस्टम है, और जो कि अब हम जो है उस पर प्रेशर अप्लाई करते हुए कंप्रेस कर ले हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वर्क डन जो है वो नेगेटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अगर हम वर्क करेंगे तो वो वर्क क्या करेगा, वो सिस्टम से हीट को इवॉल्व करेगा। आइसोथर्मल होने का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो इंटरनल एनर्जी का में चेंज नहीं आए, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है वो T2 जो है वो कांस्टेंट रहे,
कांस्टेंट रहे तो जब हम उस पर वर्क करेंगे तो जाहिर बात है प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ही टेम्परेचर बढ़ना चाहेगा, लेकिन उसी टेम्परेचर को हम कम करेंगे कैसे? जो टेम्परेचर बढ़ा है और जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसको हम बॉटम से जो है वो बाहर निकाल देंगे, ठीक है, बॉटम से इवॉल्व कर देंगे। और इसको किस तरफ निकालेंगे? तो इस हीट को एक्चुअली स्टूडेंट्स हम एक कोल्ड रेजरवायर को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, एक ऐसा रेजरवायर जिसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा, कोल्ड रेजरवायर, ठीक है। और इस कोल्ड रेजरवायर को जो है हम ये वाली हीट शिफ्ट करेंगे इस कंडक्टिंग बेस की तरफ से, ठीक है। तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि अब वर्क डन जो है ये एक्चुअली जो है उतना ही होगा जितनी हमने हीट जो है वो बाहर निकाल दी है, यानी कि हमने कंप्रेस किया था, कंप्रेशन की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई थी और वो हीट हमने निकाल दी, ठीक है। और तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो ये स्टूडेंट्स थर्ड प्रोसेस है। और फिर जो फोर्थ प्रोसेस है और मज़ीद इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।